कि देश आज़ाद हो गया होगा, और कह भी रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय ये है कि आज़ाद भारत में बहुजन गुलाम क्यों? आज़ाद भारत में बहुजन गुलाम क्यों? खुली हो न खुली हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप दिमाग लगाइएगा। अभी कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, कुम्हेर कांड में जाटव बिरादरी के लोग, भरतपुर ये जो मथुरा से लगा हुआ इलाका है, तो कुम्हेर में ये कांड हुआ था, उसमें जाटव चमार बिरादरी के लोग मारे गए थे। जो बिटोड़ा होता है उपलों का, उसी में बंद करके जला दिए थे। और आज जितने भी आरोपी थे, सारे के सारे आरोपी कोर्ट से बरी हो गए हैं। यह अभी 3-4 दिन पहले का फैसला है। तो हम उस बच्चे के साथ हैं, लेकिन रोने पीटने से बात नहीं बनेगी। रोने पीटने से, झींकने से बात नहीं बनेगी, आंसू बहाने से बात नहीं बनेगी। बात तो उससे बनेगी कि हम अपने पुरखे की बात को जानें। पुरखा कौन? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ये कह गए हैं कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है, तो जब हमारे सामने बहुजन समाज में ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी उनके हाथ लग जाता है वो उसको मार देते हैं, जो बहन बेटी हाथ लग जाती है उसको बेइज्जत कर देते हैं, और कि कोई अगर छोटा मोटा पैसे वाला हो गया है, वो हाथ लग गया तो उसका पैसा छीन लेते हैं। अरे भाई, मनुस्मृति तो कहती है कि शूद्र के पास जितना पैसा है उसे ले लो। ज्ञान विज्ञान की बात सुने, कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो। जिब्या से अगर कोई बात करता है तो जीभ काट दो। तो यारो, बड़ी विचित्र व्यवस्था है। आप लोग रोजाना देख रहे हैं, एक बच्चा मरा है, एक बच्चा नहीं है, वो हमारा पूरा समाज मरा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक तरफ तो पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, और वहीं पर कोई कहे वो तो कांग्रेस की सरकार है। अरे तो क्या हुआ? आपके दूसरे पुरखे समझा करके गए हैं। मानवर कांशीराम साहब कह करके गए हैं कि भाई कांग्रेस सांपनाथ है तो बीजेपी नागनाथ है। तो हम क्यों भूल रहे हैं रोजाना उनकी बात कही हुई? और जब बाबा साहब कह गए हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि बगैर राजनीति के, और जो बाबा साहब वोट का अधिकार देंगे सत्ता हासिल करने के लिए, बगैर सत्ता हासिल किए तुम्हारा भला हो नहीं सकता। कान खोल करके सुन लीजिएगा, बगैर सत्ता, बगैर सरकार बनाए आपका भला किसी भी तरीके से हो नहीं सकता। और जो हत्ते लग जाएगा, तुम एक की बात कर रहे हो, बनवारी कांड का मैंने जिक्र किया है। अरे भाई, हम ही नहीं, मैं आपको गिनवा देता हूं। 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो मुसलमानों की सरकार में भागीदारी, सरकारी नौकरियों में भागीदारी 33% हुआ करती थी। लेकिन जब हम आज देखते हैं 2022 में, तो मेरे मुसलमान के पास कितनी नौकरी है? 1%, 1.5%, इससे ज़्यादा नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? अब मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उस दौरान जब देश आज़ाद हुआ तो उस दौरान जितने भी मेरे इस्लाम मत के लोग थे वो टॉप की नौकरियों में थे, चाहे काजी हो, थानेदार हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो। जब वो अव्वल दर्जे की नौकरी पर थे
तो इसका मतलब ये हुआ कि अव्वल दर्जे के पढ़े लिखे होंगे। लेकिन आज क्या हो गया, आज मेरा मुसलमान पढ़ाई लिखाई में फिसड्डी है, तो क्या अब मेरा मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता, या वो सरकार के खजाने में नौकरी बंद होकर के नौकरी नहीं करना चाहता, पैसा नहीं कमाना चाहता? लेकिन बात ये नहीं है। इतना ही नहीं है, एक बार को बगैर नौकरी के भी जिंदा रह सकते हैं, देखा जाएगा। लेकिन यहाँ तो ज़िंदगी महफूज हो तब है ना, यहाँ तो ज़िंदगी महफूज नहीं है। जो मैंने अभी कांड गिनवाए, मेरठ मलियाना का है, मुरादाबाद के कांड है, मुजफ्फरनगर के कांड हैं, बड़ौदा के कांड हैं, अलीगढ़ के बार के कांड हैं। मेरे मुसलमान को अच्छी तरीके से रगड़ा लगा दिया है, होश में नहीं आ पाया अभी। गलती करते मैं क्या करूं, वो भी बताता हूं। दूसरे नंबर पर इस देश में जिन लोगों ने खालसा पंथ बनाया कि भाई इस्लाम मत के राजा लोग इन हिंदुओं की बहन बेटियों को ले जाते होंगे, शादी रचा लेते होंगे, तो इन लोगों ने हिंदुओं में से ही केस रखाए, सिख बने, खालसा पंथ बनाया और संघर्ष किया इस्लाम मत के राजाओं से, इनकी बहन बेटियों की हिफाजत की। अगर उन सिखों में से एक सिख पागल हो गया, इंदिरा जी को 1984 में गोली मार दी, तो भाई इस देश में तो पता नहीं कितनों को गोली लगती है। लेकिन हाँ, गलत हुआ है। देश की प्रधानमंत्री थी, मजबूत नेता थी। आज हम जब तुलना करते हैं तो मान्य बहन जी उनसे भी ज़्यादा आगे हो गई हैं। लेकिन मामला क्या है कि जब एक सिख पागल हो गया, अरे तो भाई आपके पास आईपीसी है, सीआरपीसी है, मुकदमा चलाओ, सरेआम फांसी पर लटकाओ, किसने मना कर दिया है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर 1984 में से आप में भी कोई था दिल्ली में और कहीं पर भी, तो छांट करके जो भी सिख हाथ लग गया उसको फूंक दिया और उसको मार दिया। बड़े ताज्जुब की बात है। इतना छोड़ दें तब भी देखा जाए, आज आप पब्लिक पैलेस पर जाइएगा, पब्लिक पैलेस बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है और सिनेमा हॉल हैं। आपको वहाँ पर इस तरह का डायग्राम बना हुआ मिलेगा, बीच में से दो हिस्से हो रहे होंगे, दो फोटो बने होंगे। एक फोटो में दाढ़ी नीचे होगी, एक फोटो में दाढ़ी नीचे होगी और केस ऊपर होंगे, और ऊपर लिखा होगा ये आतंकवादी हैं, इन्हें पकड़वाइए और इनाम पाइए। आज की डेट की भी बात कर रहा हूँ। तो इस देश में एक मुसलमान और एक सिख, यही आतंकवादी हैं, और कोई आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी मैं गिनवाता हूं। इनको शिवानी हत्याकांड वाला आर.के. शर्मा नजर नहीं आता, इनको सुशील शर्मा नजर नहीं आता, जिसने नैना साहनी को मारा था और नैना साहनी को काट करके बारीक बारीक पीस तंदूर में जलाए थे संग्रीला होटल में। इनको यहाँ मुरादनगर सर्किट हाउस में मर्डर करने वाला दूसरा आर.के. शर्मा जो आईपीएस हरियाणा का, वो नज़र नहीं आता। इनको हेलीकॉप्टर को अपने फार्म हाउस में चुरा करके ले जाने वाला रोमेश शर्मा नज़र नहीं आता। क्या हेलीकॉप्टर जेब में चला जाएगा चोरी? ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या कर रहा था? लेकिन मामला वो नहीं है, मामला कुछ और है। तो ऐसे करके रोमेश शर्मा हो गया, और जैसिका लाल हत्याकांड वाला मनु शर्मा है, और मनु शर्मा को बचाने वाला तत्कालीन कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस अजय राज शर्मा नज़र नहीं आता। मतलब तादाद में 3.5%, अपराध में पूरे 100 के 100%। लेकिन मामला क्या है? चलो छोड़ दीजिएगा,
इन मुसलमानों के साथ ऐसा है, सिखों के साथ ऐसा, कोई बात नहीं, ये बनते भी ज़्यादा हैं। ईसाइयों को जुलाई 1990 से पहले इस देश में कोई छेड़ता नहीं था। जुलाई 1990 से पहले कोई छेड़ता नहीं था, लेकिन जुलाई 1990 में बिजनौर का ये गजरौला में 2 ननों के साथ बलात्कार हुआ। उसी जुलाई 1990 में बॉम्बे पे 2 ननों के साथ बलात्कार हुआ, प्लस उनका मर्डर हुआ। और उड़ीसा में ग्राहम स्टैनले को फूंक दिया गया। बड़ौदा में वही केस हुए ईसाइयों के साथ। अब भाई बाकी कौन रह गया? बाकी हम आप लोग रह गए, जो अब दलित कहे जाते हैं, SC ST के लोग कहे जाते हैं, OBC के कहे जाते हैं। हम लोगों के साथ क्या है? मान लीजिए ये बहन बेटियां बैठी हैं, बट जो कोलू चलता है, कोलू पर मेरी बिरादरी का आदमी अपनी बीवी को लेकर के कोलू भट्टी झोंकता है। कोलू के मालिक की निगाह मेरी बीवी पे पड़ गई और उसने मेरी बीवी से कुछ कहा, मेरा बीवी ने नहीं माना तो उसकी गोली मेरे सीने में इधर से और मेरी डेड बॉडी भट्टी के अंदर। मतलब इस देश में इधर मुसलमान के साथ वही रवैया है, इधर सिखों के साथ वही रवैया है। आज भी आप DTC में जाओ, एक सिख चढ़ जाता है, पूरी बस पीछे मुड़ करके देखती है कि कोई दुश्मन आ गया है। तो आप इन चीज़ों को गंभीरता और गहराई से लें कि इस देश में वही रवैया मुसलमान के साथ है, वही रवैया सिखों के साथ है, वही रवैया ईसाइयों के साथ है, वही रवैया दलितों के साथ है। और अगर नंगे शब्दों में कह दूं तो इधर इस देश में मुसलमान ठुक रहा है, इधर सिख ठुक रहा है, इधर ईसाई ठुक रहा है, इधर दलित ठुक रहा है। और मेरा मानना ये है, कहना ये है कि यदि ये ठुकने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाते हैं, ये ठुकने वाले लोग नीले झंडे के तले इकट्ठे में आ जाते हैं, ये ठुकने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी के मंच पर इकट्ठ में आ जाते हैं, तो हम बदतमीज नहीं हैं कि हम ये कहें कि हम ठोकने वालों को ठोकेंगे, लेकिन हाँ कम से कम इतना तो कर लेंगे कि हम अपनी ठुकाई बचा सकेंगे। इसलिए साथियों, जब बाबा साहेब ये बात कह गए हैं, मान्यवर कांशीराम साहब ये समझा गए हैं, बाबा साहेब तो बता गए हैं, बाबा साहेब आपको वोट का अधिकार दे गए हैं, लेकिन कांशीराम साहब ने तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है कि वोट की ताकत है क्या, वोट से हम बन क्या सकते हैं। अरे आप ही लोग हैं, जब आपके यहाँ MLA आपका होता था, बसपा की सरकार होती थी उत्तर प्रदेश में, आपने जो मन में आया वो किया ना, जहाँ दिल किया वहाँ बौद्ध विहार बनाया ना। आज हम यहाँ बौद्ध विहार के लिए ये चंदे की पेटिका हम रखते हैं, या हम किन्हीं साथियों से अनुरोध करते हैं कि भाई यहाँ सुविधा नहीं है, या हम मांगते हैं, तो ये कब है? क्योंकि हमारे पास सत्ता नहीं है। अगर सत्ता होती तो जैसे लखनऊ में आप लोगों ने जगह जगह पर बुद्ध विहार बनाए, अंबेडकर स्मारक बना दिया, जो आज दलित प्रेरणा स्थल बना दिया, जो आज इंटरनेशनल पहचान है इंडिया की, तो ये जब सत्ता से ही होना है और सत्ता वोट से ही मिलनी है, तो फिर आप दिमाग और कहीं लगाते क्यों हो? इसके अलावा कहीं कुछ हो नहीं सकता। क्यों? अरे भाई, तुम थोड़ा सोचते हो, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तुम उनके केवल मात्र बगावत करने के लिए थोड़ी सी भी ताकत संजोते हो, लेकिन वो मनवादी लोग आपको समूल नष्ट करने के लिए प्लानिंग कर देते हैं। मुझे बताओ ना, जब आज देश आज़ाद होने के 75 साल बाद भी एक लड़के को पानी पीने पर, मटका छू लेने पर कोई जान से मार सकता है, जान ले सकता है, तो आज की बात के
दिमाग में रखते हुए याद करिएगा अम्बेडकर का टाइम, बाबा साहेब का टाइम, कि जब उनको पीछे दरी वो बोरी उस पर बैठ करके या पानी भी ऐसे दूर से पिलाते थे। बाबा साहेब को जब सेक्रेटरी लगे तो फाइल भी दूर से फेंक करके दी जाती थी। तो अब इन चीज़ों को क्या बताने की बार बार ज़रूरत है? हम कहते हैं भाईचारा पैदा कर रहे हैं। मैंने माननीय बहन जी से भी कहा है, अब नहीं पहले कहा है, अभी 7 तारीख को भी बैठक हुई थी माननीय बहन जी के साथ, यहाँ से भी आप होंगे। उससे पहले मैंने कहा था कि माननीय बहन जी, हम लोग समाज में जाते हैं और अपने संत महापुरुषों की जिंदगी को समाज में जाकर के सुनाते हैं, और जब हम सुनाते हैं तो समाज के लोग प्रभावित होते हैं। वही प्रभाव भाईचारे में बदलता है, वही भाईचारा इकट्ठ में आता है, और वही इकट्ठ चुनाव के दौरान वोट में तब्दील हो जाता है। तो माननीय बहन जी, इस काम को हमारे जैसे बाम छेप के लोग, मैं सरकार का आदमी रहा हूँ, मैं पहले मास्टर रहा, डाकखाने की नौकरी की, रेलवे की नौकरी की, प्राइवेट स्कूल देखा, फिर उसके बाद बैंक देखा। तो ऐसे करके हम सारे लोग अपना पेट पालन तो कर ही रहे हैं, साथ में अगर बहुजन समाज को समझाने की बात हम करें तो आनंद आ जाएगा। और आज का जो दौर है, मैं बौद्ध साहब को भी जिक्र करना चाहूँगा। राजपाल बौद्ध जी बैठे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं कि आज बिल्कुल वो टाइम है जब तक देश की आज़ादी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन वो संघर्ष चल रहा था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपके देश में जब बाबा साहेब ने ये कहा था कि मेरे लोगों का क्या होगा, ये आज़ादी की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन मेरा जो अछूत वर्ग है, दैट टाइम जो नाम दे रखा था, हरिजन नाम दे रखा था, इन हरिजनों का क्या होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इधर साइमन कमीशन भेजा था 1927 में। जब साइमन कमीशन भेजा था तो साइमन कमीशन को भेजने का एक मकसद था, जैसे आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो हम यहाँ भाषण नहीं दे रहे हैं, व्याख्यान नहीं दे रहे हैं। आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत देर में पढ़ी जाएगी, हम सुना रहे हैं तो आपके कान में सीधी बात जा रही है। जैसे स्कूल में मास्टर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है, हम उस तरह का काम कर रहे हैं। और वही बच्चा जब किताब लेकर के पढ़ेगा तो उसको घंटों लगेंगे। तो ये जो हम कर रहे हैं, हम उसी तरह का टीचिंग का ही काम कर रहे हैं। तो उसमें जब साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन इसलिए भेजा था कि आप वहाँ जांच करिएगा कि वहाँ जो ये अछूत वर्ग है उसका सही हितैषी कौन है, गांधी हैं या अंबेडकर है। तो जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन को आते वक्त पहला कमीशन है इस देश में, चाहे बाहर वालों का चाहे इंडिया के हित के लिए अहित के लिए, दोनों बात मैं जिक्र कर देता हूं। उस कमीशन में सारे के सारे लोग अंग्रेज थे, ब्रिटिशन थे, एक भी आदमी भारत का नहीं था साइमन कमीशन में। क्योंकि इन भारत वालों पर जो अगुवाई कर रहे थे उन पर यकीन ही नहीं था। और रह गए बाबा साहेब, तो बाबा साहेब तो आपकी प्ली कर ले रहे थे, आपके वकील थे, इसलिए बाबा साहेब की मांग पर साइमन कमीशन इधर आया। साइमन कमीशन इसलिए आया कि वो जाए इन अछूतों के बीच, अछूतों की जो कॉलोनियाँ हैं उनमें जाएं और उनसे पूछें कि तुम्हारा हितैषी आखिरकार है कौन, अंबेडकर या गांधी। तो बाबा साहेब जाते थे समाज में, बाबा साहेब समझा करके आते थे, जैसे हम लोग दिमागखोरी कर रहे हैं, आपसे समझाने की बात कर रहे हैं, आप कितना समझ पाएंगे आपके ऊपर है। तो बाबा साहेब समझा करके आते थे
कि ये आपको धोखे में रख रहे हैं। कैसे? एक धोबी बिरादरी होती है, उसको कहा रही है अम्बेडकर तो तुझे चमार चूड़ा बना देगा, और तू तो ऐंठा ठाकुर है। बोला साहब मैं कैसे ऐंठा ठाकुर हूँ? बोला जैसे कपड़े को निचोड़ देता है ना, ऐंठ देता है, ऐसे तू ऐंठा ठाकुर है। बोला फ्री में झूठा झूठा ठाकुर। एक वो गढ़रिया होता है, गढ़रिया भेड़ बकरी पालता है, उसको कहा तू बघेल राजपूत है, इस अम्बेडकर के कहने में मत आना। कमाल की बात है। जो मेरा वाल्मीकि है, उसको नाम वाल्मीकि 1930-32 का है, ये शब्द दिया हुआ। न कहिए वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हमारे नहीं थे भैया, ये तो प्रचेता ऋषि के बेटे थे। प्रचेता ऋषि ब्रह्मा का बेटा था, ब्रह्मा ब्राह्मण था, इसलिए जो वाल्मीकि वाल्मीकि कहते फिरते हैं, ये असली वाले वाल्मीकि नहीं है। तो ऐसे करके बाबा साहब समझा करके आए, और इन्हें ये उल्टी पट्टी पढ़ाए कि अम्बेडकर तो तुम्हें ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, इसका कहना मत मानना। और साइमन कमीशन के लोग आए तो कहना गांधी जी हमारे हितैषी हैं। लेकिन समाज में कुछ तो बुद्धिजीवी हैं। आप लोग इस इतने बड़े इसको बुद्ध विहार को चला रहे हो, तो आप तो दिलदार हो भाई। अमीरों को चंदा तो हर कोई दे देता है। मैं बहुत साहब से कह रहा था कि भाई चंदा भी चेहरे को मिलता है आज के टाइम में। तो भाई इनके चेहरे मान लीजिए कहीं मलिन हैं, वैसे हैं नहीं, मनोबल ऊंचा है इनका। कीर्तिनगर चूना भट्टी वालों का मनोबल हाई है, लेकिन इनके पास अभी तक जो आते हैं तो वो ऐसे ऐसे समझते हैं। क्यों? क्योंकि चंदा भी, अमीर का चंदा अमीर को जाता है, तो अमीरों की मदद तो हर कोई करता है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो नेचुरल है, जो व्यवहार में पाई जाती है। तो भाई इनकी मदद कौन करेगा? तो बोले साहब मैं करता हूँ, जो मेरे पास है वो मैं देता हूँ। ऐसे और साथी हैं, लाऊंगा, मनाऊंगा, समझाऊंगा, और इस बुद्ध विहार को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करेंगे। तो साइमन कमीशन जब आया तो इस मकसद से आया। तो आज भी देश की आज़ादी भले 75 साल बीत गए हों, आज भी आपको बहकाने का काम चल रहा है। आज भी आपको बहलाने का, फुसलाने का, धमकाने का, डराने का काम चल रहा है। इसलिए साथियों, हम लोग जो इधर आए हैं, हम लोग यही समझाने आए हैं कि देश आज़ाद हो गया होगा, और कह भी रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि आज़ाद भारत में बहुजन गुलाम क्यों? आज़ाद भारत में बहुजन गुलाम क्यों? क्या मुझे ऐसे ही बिजली मिलती है जैसे पोस्ट कॉलोनी में मिलती है? क्या मेरा यहाँ पर वातावरण ऐसा ही है जैसे पोस्ट कॉलोनी का है? क्या रोज़गार मुझे ऐसे ही मिल रहा है? क्या शिक्षा के साधन मुझे ऐसे ही मिल रहे हैं? कहीं बहका तो नहीं रहे हैं? और कम कोई नहीं है, एक का एक गुरु है। क्योंकि भाई ये कहा गया है, जिसकी फटी ने पैर विवाई वो क्या जाने पीर पराई। अरे जो तुम्हारे बीच पैदा हुआ ही नहीं है, तो वो आपकी बात कैसे मानेगा और कैसे कहेगा, कैसे उसको दूर करके समस्या को और बेहतर बनाएगा आपकी ज़िंदगी? तो फिर मेरे विद्वान साथियों, आज हम लोग जब देश की आज़ादी की 75वीं साल मना रहे हों, तो हम अपनी आज़ादी की तरफ भी ख्याल करें कि मेरे हिस्से कितनी आई है। मेरे हिस्से भी आनी चाहिए थी आज़ादी। मेरे हिस्से अगर नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है? अरे जब 1950 में जब संविधान लागू हो गया, तो फिर उसके बाद तो अपनी उन्नति अपने हाथ में थी। सरकार बनाओ, उन्नति पाओ। सरकार वोट से, वोट तुम्हारी डालो किसी और को, तो फिर कहाँ से हमारी उन्नति होगी? ये तो फिर बुरा हाल होगा। और मैं हाथ लग जाऊंगा तो मेरा भी कोई मर्डर करेगा, आप हाथ लग जाओगे आपका भी होगा। इसलिए साथियों, आज हम देश की आज़ादी की
75वीं साल के मौके पर हम यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि जब भी अपनी बिगड़ी बनाने के लिए, मेरे भोले भाले समाज के लोगों, तुम्हारी बिगड़ी को बनाने के लिए वो तो आएगा नहीं जिसने आपको बिगाड़ा हो, आपकी ज़िंदगी बिगाड़ी हो, वो आपकी ज़िंदगी को क्यों बनाएगा। तो फिर अपनी ज़िंदगी हम स्वयं बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे। राजा बनने की बात कह गए हैं, हम राजा हैं, राजा रहे हैं। और आज भी उत्तर प्रदेश को देख लो, ये तो कुछ समाज गुमराह हो